नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा राजनीति की, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा दिन था। महाराष्ट्र की बात की जाए, उत्तर प्रदेश उपचुनावों की बात की जाए, या फिर झारखंड की बात की जाए जहां पे फुल फ्लेज इलेक्शन हुआ है विधानसभा की, या फिर बिहार की कुछ सीटों की बात की जाए जहां पे उपचुनाव हुए हैं, और वहीं वायनाड से प्रियंका गांधी की सीट की बात की जाए, तो इन सब पे चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आज अगर अभी तक आपने ये नहीं जाना कि किसकी सरकार बन रही है, तो विक्रम टॉक्स को जरूर देख लीजिए कुछ, क्योंकि आपको बताते हैं सुबह से हुआ क्या और किस तरीके से आज महाराष्ट्र में मतलब उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो कि 84 साल के हो चुके हैं, इतनी दुर्गति चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, इतनी दुर्गति कभी नहीं देखी होगी। क्योंकि जब आप भाजपा की तरफ आएंगे ना, तो वहाँ पे अगर हम महायुति की बात करें जिसमें एनसीपी, जिसमें अगर बात की जाए शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली और बीजेपी, तो इन तीनों ने क्लियर मेजॉरिटी के साथ मतलब महायुति को 220 से अधिक सीटें मिली हैं। मतलब आप समझ सकते हैं एक तरफा महाराष्ट्र की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगड़ी हो, पिछड़ी जातियां हो, ओबीसी हो, सभी जात पात से ऊपर होकर लाडली बहन योजना का चाहे फायदा कहिए, एक तरफा मेजोरिटी के साथ वोट किया और सही न कहीं उद्धव ठाकरे को नकार दिया, तो एनसीपी को भी जो शरद पवार की उसको नकार दिया। क्योंकि आप सोचिए, कांग्रेस जो एक समय पे 141 सीटें जीत के एक तरफा सरकार बनाई थी उसी महाराष्ट्र में, आज उसकी स्थिति ये होगी कि वो 21 सीट जीत पाई और उद्धव ठाकरे केवल 19 सीट जीत पाए, और आंकड़ा जो है वो केवल 54-55 पे रुक रहा है सीटों का। ऐसे में शरद पवार के लिए ये हाशिया देखना अपने जीवन के अंतिम समय में बहुत शायद मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि 84 साल की उनकी उम्र में उन्होंने कई बार सरकारों को बनाया है, गिराया, और केवल वो एक बहुत बड़े ऐसे नेता थे जो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हमेशा उनकी जो धाक है वो जमी रहती थी। लेकिन आज अजीत पवार के एनसीपी शानदार परफॉर्मेंस, मतलब 38 सीटें लगभग जीत के वो जा रही है। अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे, 90 लगभग सीटों पे उनके विधायक लड़े थे, जिसमें से लगभग 56 से 57 विधायक जीत रहे जा रहे हैं। और बीजेपी तो रिकॉर्ड तोड़ 122 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 124 मतलब 126 तक जा रही है, जबकि वो 145 सीटों पे मतलब उसका स्ट्राइक रेट 80% का स्ट्राइक रेट है अगर बात की जाए, और कुल सीटें मिला दी जाए तो 220 प्लस सीटें जा रही है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इससे बड़ा चोट कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के लिए हो सकता है, और कहा सकता है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति अब खतरे में पड़ गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने तो इस बार नकार दिया कि आपने जो कांग्रेस के साथ, या बाला साहब ठाकरे ने जो सोचा था कि उन्हें साफ कहा था हम कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, और आज दिख गया कि एकनाथ शिंदे ने सही फैसला लिया था और जो बीजेपी की तरफ आए। हालांकि अब दुविधा ये फंसी है कि सीएम कौन बनेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है अगर बात की जाए वो हट भी जाती है, तो अजीत पवार की पार्टी और बीजेपी एक साथ मिलकर सरकार बनाते देवेंद्र फडणवीस सीएम हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने भी 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि ये महायुति की सरकार की जीत है। सीएम पद का जो चुनाव है वो तीनों ही पार्टियां मिलके, अमित शाह जी का फोन आया था केंद्र की गृह मंत्री का, उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियां बैठेंगी, उनके मुखिया बैठेंगे, उसके बाद ही सीएम पद का अनाउंसमेंट की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि सीएम पद को लेके कोई भी हमें संशय नहीं होगा, जो भी फैसला होगा सभी को मान्य होगा। और वहीं उन्होंने 2 नारे भी दिए कि मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक साथ हैं तो ही जीत है। मतलब कहते हैं ना, एक साथ हैं तो ही शक्ति है, मतलब तो वो नारे का उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ हैं इसलिए हम जीते हैं, और कार्यकर्ताओं का उन्होंने धन्यवाद किया। वहीं चलिए अब बीजेपी की बात करते हैं कि आज उसने यूपी में भी झंडे गाड़ दिए, और योगी आदित्यनाथ की आज बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि कटहरी जैसे जो मुरादाबाद की कुंदरही सीट है, जो कि मुस्लिम बहुबल जात की जो सीट है, वहाँ पे मुस्लिम बहुत जनसंख्या में है, वहाँ पे रामवीर जो कि हिंदू मेजोरिटी से आते हैं, वहाँ पे वो जीतने जा रहे हैं। और 1993 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कुंदरी सीट पे जीतेगी। वहीं सपा को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसकी 2 सीटें जो जीती हुई थी वो इस उपचुनाव में कम हो गए। वहीं गाजियाबाद सीट की बात करें, जहाँ पे अतुल गर्ग सांसद बने थे और सीट खाली हुई थी, वहाँ पे सतीश ने जीत के साथ बीजेपी के हक में ही वो सीट ले आए। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस की 7 सीटें यहाँ पे जीती है। वहीं 2 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है, और 1 सीट मणिपुर की जो है वो आरएलडी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी को बड़ा
झटका लगा है। वहीं अगर चलिए पंजाब की बात करें तो वहाँ पे लगभग 2 से 3 सीटों पे जो उपचुनाव हुए हैं उसमें 2 सीटें आम आदमी पार्टी को और 1 सीट शायद से कांग्रेस को जा रही है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात है कि चलिए वहाँ पे लोग उनको मान रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि इस चुनाव के इस नतीजों ने तो ये साफ कर दिया है कि बीजेपी की जो साख है वो काफ़ी ऊंची हो चुकी है। लेकिन झारखंड जहाँ पे चुनाव हुआ, जहाँ पे 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार बनाने जा रही है और वहाँ पे भी जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है। 50 से अधिक मतलब 52 सीटों के आसपास झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, जो कि क्लियर मेजोरिटी 81 में से आपको केवल लगभग 41 या 42 सीटें जो चाहिए होती है उस मेजोरिटी से बहुत ऊपर है। वहाँ पे बीजेपी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे जो सोरेन को जेल में डाला गया था, हेमंत सोरेन को, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी के ऊपर पड़ा और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा कारण बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जीतने का। तो चलिए, कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।